नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हम शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 के कई टॉपिक्स को लेकर समय समय पे आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, वैसे ही आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। अब भुगतान संतुलन क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है। तो जब हम भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुगतान संतुलन की। भुगतान संतुलन को इंग्लिश में बीओपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हमने कहा बीओपी कहा जाता है। बीओपी का मतलब क्या होता है? तो बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है? बीओपी क्या होता है? तो हमने कहा बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और हिंदी में इसे कहा जाता है भुगतान संतुलन। लेकिन आसान भाषा में किस तरह से समझें? देखिए दोस्तों, एक देश का विश्व के समस्त देशों के साथ या अन्य देशों के साथ जो आर्थिक व्यवहार होता है, उस आर्थिक व्यवहार को ही हम भुगतान संतुलन कहते हैं। कैसे व्यवहार को? आर्थिक व्यवहार को। कैसे? जैसे आप देखिए, आज विश्व में अधिकांश देश खुली अर्थव्यवस्था वाले हैं। खुली अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो हमें पता है खुली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि आज विश्व के देश आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। अगर कोई देश आयात कर रहा है तो इसका मतलब है उस देश से पूंजी दूसरे देश में जाएगी, और अगर निर्यात कर रहा है तो पूंजी उस देश में आएगी। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जब भी कोई देश वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात करता है तो उसे उस आयात का मूल्य क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। और अगर निर्यात करता है तो उसे विदेशी मुद्रा की क्या होगी? प्राप्ति होगी। लेकिन मान लिया जाए जब कोई देश वस्तु तथा सेवाओं के आयात का मूल्य चुकाने में असमर्थ हो जाए। आ गई बात समझ में? हमने कहा कोई देश वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य को चुकाने में असमर्थ हो जाए जिसका उसने आयात किया है, तो ऐसी स्थिति भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगी। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये कि ये कहा जाएगा कि भुगतान संतुलन क्या है? प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है। क्यों? ऐसी स्थिति में जो देश आपको सामान दे रहे हैं, वस्तु तथा सेवाएं दे रहे हैं, जब आप समय पर उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो वे देश वस्तु तथा सेवाओं का आयात आपको नहीं करेंगे, वो वस्तु और सेवाएं आपको नहीं देंगे। याद कीजिए 1990 के आसपास ऐसी ही स्थिति में भारत फंसने जा रहा है। याद है आपको? भारत ने फिर अपना सोना गिरवी रखा था क्योंकि जो आयात हो रहे थे उसका हमें क्या करना था? भुगतान करना था। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए 4-5 मित्र हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से जब पैसा उधार ले रहा है और दूसरा मित्र पैसा नहीं दे रहा है, तीसरा मित्र भी नहीं दे रहा है, चौथा मित्र भी नहीं दे रहा है। बोले यार भैया तू कैसे देगा, तेरे पास तो है ही नहीं चुकाने के लिए, समय पे तू चुकाता ही नहीं है। तो इस स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का भुगतान संतुलन जो है वो संकट में है, उसकी स्थिति क्या है? प्रतिकूल है। क्लियर है? तो हमने कहा वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य को चुकाने में जब कोई देश असमर्थ हो जाए जिसका उसने आयात किया है तो ऐसी स्थिति भुगतान संतुलन प्रतिकूल की होगी। ठीक है? आगे बात समझ में? तो इसे क्या कहा? इसे हमने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे अभी मैं व्यापार संतुलन हटा देता हूं। एक चीज और ध्यान रखना, हमारे देश के संबंध में, जैसे मैं अगर भारत की बात करूं
कि भारत के संबंध में बीओपी कौन तैयार करता है, बीओपी कौन तैयार करता है। बहुत काम का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। बीओपी आरबीआई तैयार करता है। भारत के संबंध में बीओपी किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो हमने कहा कि बीओपी आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये जो बीओपी है, बीओपी हर देश तैयार करता होगा, बिल्कुल करता होगा। तो बीओपी के दिशा निर्देश दे कौन रहा है कि किस तरह से तैयार होगा, तो बीओपी दिशा निर्देश या आप इसे प्रारूप भी कह सकते हो, ये आईएमएफ के प्रारूप अनुसार तैयार होता है। मतलब इसके संबंध में जो नियम बनाए हैं वो नियम किसने बनाए हैं, आईएमएफ ने बनाए हैं। इसे हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। और एक और चीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि बीओपी में जो मुद्रा जो है वो डॉलर में दिखाई जाती है। किस में दिखाई जाती है, तो हमने कहा कि मुद्रा जो है वो किस में दिखाई जाती है, डॉलर में। तो ये एक छोटी सी चीज है भुगतान संतुलन के संबंध में। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि भुगतान संतुलन जो है उसमें दो प्रकार के खाते बनते हैं, है ना, कभी पूछ लिया जाए आपसे। तो हमने कहा कि जो भुगतान संतुलन है इसमें कितने प्रकार के खाते बन रहे हैं, तो हमने कहा इसमें दो प्रकार के खाते बनते हैं। क्लियर है। एक खाता है, इसे कहा जाता है चालू खाता। कौन सा खाता, चालू खाता। और दूसरा खाता जो है ये है पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाता। अगर आपसे कहा जाए कि भुगतान संतुलन में कितने खाते बनते हैं, तो आप कहेंगे दो खाते बनते हैं। अब चालू खाता जो है ये दो प्रकार का होता है मित्रों, मेरे शिक्षक साथियों, दो प्रकार का होता है, दृश्य और अदृश्य। क्या कहा मैंने, चालू खाता दो प्रकार का होता है, दृश्य और अदृश्य। अब इसमें दृश्य में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, अदृश्य में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो मेरे शिक्षक साथियों दृश्य में वस्तुओं का जो आयात निर्यात हो रहा है, किसका आयात निर्यात, तो शिक्षक साथियों हमने कहा कि वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है वो एक प्रकार से दृश्य मदों में शामिल किया जाता है। कौन सी मदों में, तो हमने कहा कि वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है वो दृश्य मदों में शामिल होता है। किस मदों में शामिल होता है, दृश्य मदों में। और अदृश्य मदों की अगर बात की जाए तो इसमें सेवाएं आती हैं। क्या आती हैं, सेवाएं। इसमें आई आती है, आई। और इसमें भुगतान अंतरण को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, भुगतान अंतरण को शामिल किया जाता है। आई में ब्याज भी आ गया, लाभ भी आ गया, लाभांश भी आ गया। अब ध्यान रखना कि जो दृश्य मद है जिसमें वस्तुओं के आयात निर्यात की बात कही गई है, इसमें भारत घाटे की स्थिति में है, जबकि सेवाओं में भारत लाभ की स्थिति में है, क्लियर, अधिशेष की स्थिति में है। तो हमने कहा चालू खाते की दो मदें होती हैं, एक होती है दृश्य और दूसरी होती है अदृश्य। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमने कहा चालू खाते के अंतर्गत आते हैं। अब बात की जाए कि पूंजी खाते में क्या क्या आएगा। जब हम पूंजी खाते की बात करते हैं तो पूंजी खाते में किस किस चीज को शामिल किया जाएगा, तो मेरे शिक्षक साथियों पूंजी खाते में आपका ऋण आएगा। पूंजी खाते में बैंकिंग पूंजी को शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा, बैंकिंग पूंजी को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें विदेशी निवेश को शामिल किया जाएगा। अब जो विदेशी निवेश है इसमें एफडीआई भी शामिल होगा। क्या शामिल होगा, तो हमने कहा एफडीआई भी शामिल होगा और इसमें एफआईआई भी शामिल होगा। अब ये एफडीआई और एफआईआई क्या है, तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्लियर है।
इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FII का मतलब क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अब FDI, जब कोई विदेशी पूंजी 10% से अधिक मात्रा में लगी होती है किसी उद्योग में, किसी उपक्रम में निवेश के लिए, जब कोई विदेशी पूंजी 10% से अधिक मात्रा में लगी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। लेकिन जब यह पूंजी हमारे वित्तीय बाजार में लगी होती है, म्यूचुअल फंड में लगी होती है, तो वित्तीय बाजार में जो पूंजी लगी है उसे FII कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? FII कहा जाएगा। अगर भुगतान संतुलन की स्थिति प्रतिकूल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर भुगतान संतुलन की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो ऐसे देश की मदद के लिए जो संगठन आगे आता है उस संगठन का नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। ये प्रमुख बातें किसके संबंध में हैं? भुगतान संतुलन के संबंध में है। चलिए मेरे शिक्षक साथियों, आगे हम चलते हैं व्यापार संतुलन पे। किस पे आगे चलते हैं? तो हमने कहा हम आगे चलते हैं व्यापार संतुलन पे। देखिए, सिलेक्शन में एक एक नंबर का महत्व है, इसलिए अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं यार इसको तो देख लेंगे, इसको तो देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो जब तक समय है तब तक अभ्यास अच्छे से कर लीजिए। तो मित्रों, अब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं व्यापार संतुलन की। किसकी बात कर रहे हैं? तो हमने कहा हम बात कर रहे हैं व्यापार संतुलन की, और जो व्यापार संतुलन है इसे BOT कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? तो हमने कहा एक देश का एक निश्चित अवधि में आयात निर्यात के मूल्य का अंतर, आयात निर्यात के मूल्य का जो अंतर होता है उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। एक निश्चित अवधि में एक देश ने कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, दोनों के मूल्य का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यापार संतुलन कहेंगे। अब शिक्षक साथियों, ये भी ध्यान देना कि अगर आयात बराबर है निर्यात के, आयात निर्यात के बराबर है, तो कहा जाएगा कि व्यापार संतुलन में है। व्यापार संतुलन किसमें है? संतुलन में। क्लियर? लेकिन अगर आयात ज्यादा है निर्यात के, तो इसे व्यापार संतुलन की प्रतिकूल अवस्था कहा जाएगा। कैसी अवस्था कहा जाएगा? तो हमने कहा प्रतिकूल अवस्था कहा जाएगा। लेकिन अगर आयात से निर्यात अधिक है, मतलब आयात कम है और निर्यात अधिक है, तो ऐसी स्थिति को व्यापार संतुलन की अनुकूल अवस्था कहा जाएगा। कैसी अवस्था कहा जाएगा? अनुकूल अवस्था कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।